दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के दंड व्यवस्था, कानून एवं न्याय व्यवस्था तथा वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय से स्नातक और परास्नातक कक्षाओं के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय चिंतक और विचारक मनु के दंड व्यवस्था, कानून, न्याय व्यवस्था, वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय। सबसे पहले हम मनुस्मृति के बारे में जानेंगे और मनु के बारे में। दोस्तों मनु भारत के महान स्मृतिकार हैं और मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। हिंदुओं के साधारणतया विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र नहीं वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। मूलतः इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सभी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो सभी काल और देशों में लागू किया जाता है। वास्तव में मनुस्मृति के ये सिद्धांत देश और काल की सीमाओं से परे और सर्वव्यापी हैं। दोस्तों मनु द्वारा रचित मनुस्मृति जो है ये विशुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ है और लेखक के वैज्ञानिक और पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को समस्त भारत में मान्यता दी जाती है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में मनु के विचारों के अंतर्गत दंड व्यवस्था, कानून और न्याय व्यवस्था तथा वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम दंड व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मनु के अनुसार दंड व्यवस्था क्या है। दोस्तों प्राचीन भारत में जो राजनैतिक चिंतन रहा है उसमें दंड शब्द का प्रयोग पनिशमेंट के रूप में नहीं किया गया है। याद रखिएगा, प्राचीन भारत में जो दंड व्यवस्था है उसमें दंड शब्द का प्रयोग पनिशमेंट के रूप में नहीं बल्कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता के रूप में किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तथ्य आपको जानना कि प्राचीन भारत में जो दंड व्यवस्था है ये राज्य और सामाजिक जीवन के संचालन का आधार रहा है और जो दंड है इसका प्रयोग राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किया गया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि दंड का कार्य क्या होता था। तो मनु के अनुसार दंड जो है वो राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व होता है और इसकी धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है। दंड जो है वो राज्य के अस्तित्व और जीविता यानी उसका प्राण तत्व है। तो आप जान लीजिए दोस्तों राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड शक्ति को महत्व दिया गया है और इस शक्ति यानी दंड शक्ति के अभाव में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती है। दंड व्यवस्था से राज्य में सुशासन या अच्छा शासन स्थापित किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि मनुस्मृति का जो 7वां और 8वां अध्याय है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि दंड की सर्वोच्चता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये राज्य के लिए और इसके संचालन के लिए। दोस्तों आप जान लीजिए कि मनु ने दंड को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और प्राचीन राजनीतिक साहित्य में चाहे मनु हो, कौटिल्य हो, भीष्म हो, इन सभी विचारकों ने दंड या दंड शक्ति का प्रयोग संप्रभुता या राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में किया है। मनु कहते हैं कि दंड जो है वो राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तो ये राज्य की उत्तरजीविता और अस्तित्व का आधार है और दूसरी तरफ ये राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व होता है
और इसी की धुरी पर सारे राज्य का संचालन होता है। राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दंड के सिद्धांत की धारणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको संप्रभुता, जो वर्तमान समय में राज्य का महत्वपूर्ण तथ्य है संप्रभुता, इस धारणा का आधार दंड शक्ति को कहा जा सकता है। दंड की सर्वोच्च महत्ता का कारण भी है, कुछ कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? तो दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है और इसी के कारण मनुष्य स्वधर्म का पालन करते हैं। दंड सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। दंड संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की रक्षा और देखभाल करता है और दंड राज्य की संपत्ति की रक्षा और वृद्धि के लिए अनिवार्य होता है। ये स्वयं निर्भर होता है, निर्भय होता है और सबको निर्भय रखता है। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में दंड शब्द का प्रयोग राज्य के सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता के रूप में किया गया है और इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। राज्य में शांति व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, दंड सभी मनुष्यों का रक्षक है, ये सर्वोच्च होता है, सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करता है और दंड राज्य की संपत्ति और रक्षा वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मनु ने राजा को एक परामर्श भी दिया है कि दंड का प्रयोग सावधानीपूर्वक करे और वो इस बात का ध्यान रखे कि दंड शक्ति का शिकार कोई निरपराध व्यक्ति न हो जाए और इसके लिए दंड की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि दंड की शक्ति का दुरुपयोग न हो। दंड शक्ति के महत्वपूर्ण होने के कारण मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि दंड की शक्ति का प्रयोग राजा को या शासक को बहुत अधिक सोच समझकर करना चाहिए। दंड का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए होना चाहिए और दंड की शक्ति का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के कार्यों पर राजा द्वारा कठोर निगरानी और नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो, क्योंकि उचित रूप में दंड की व्यवस्था करना राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। इसीलिए दंड को धारण करने वाला व्यक्ति जो है, दंड को धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र, सत्य प्रतिज्ञ और जो है उचित नीति का आचरण करने वाला होना चाहिए। अब आगे आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कानून और न्याय व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण विचारों को। देखिए, मनु ने सुझाव दिया है कि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करे और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को व्यवहार में लागू करे। देखिए, कानून और न्याय व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसकी महत्ता इस बात से भी देख सकते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से कानून और न्याय व्यवस्था राज्य या राजधर्म या शासन संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनु जो कि राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक नियमों के संकलनकर्ता माने जाते हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करे और न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को व्यवहार में लागू करे। कैसे? तो आप जान लीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ मनु ने कानून और न्याय की व्यवस्था की है। कानून निर्माण के लिए उसने एक विधायिका का सुझाव दिया है, जिसको विधायिका को उसने किस नाम से? विधायिका को मनु परिषद के नाम से जो है अभिहित करते हैं कि एक विधायिका या कानून निर्माण करने वाली संस्था होनी चाहिए, जिसे मनु ने परिषद का नाम दिया है। मनु की परिषद के बारे में जो इसकी रचना है, उसके अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए, लेकिन जो परिषद बनाई जाए, कानून का निर्माण करने वाली जो संरचना हो, उसके लोग बौद्धिक योग्यता रखते हों। 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता हो और मीमांसाकार हो, निरुक्त और धर्मशास्त्र कहने वाला हो और 3 व्यक्ति मुख्य व्यवसायों के। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति न मिलें तो 3 ही व्यक्ति पर्याप्त हैं और यदि 3 भी शर्त को पूरा करने वाले न मिले तो एक ही व्यक्ति पर्याप्त है। यदि वह वेदों का ज्ञाता हो, उसकी व्याख्या कर सके, तो एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित करने के लिए योग्य है। दूसरी चीज़ ये कि कानून को लागू करने का कार्य जो है वो न्यायपालिका का है और ऐसे लोग जो
कर्ज, धरोहर संबंधी कर्मचारियों को वेतन न मिलना, गाली गलौज, चोरी, स्त्री पुरुषों के अनैतिक संबंध, जुआ खेलने आदि में शामिल हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को भंग करते हैं, समाज में अव्यवस्था लागू करते हैं। उनके लिए जो है कानून और उसको लागू करने का कार्य राजा का है, और राजा का ये दायित्व है कि वो न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करें। दोस्तों, मनु के अनुसार शासन के अस्तित्व का अंतिम प्रयोजन समस्त जीवन से बुराई को दूर करना और सद्गुण की प्रतिष्ठा करना है। और ये कैसे हो सकता है? तो ये कार्य दंड व्यवस्था से हो सकता है। और राजा अच्छे से और व्यवस्थित ढंग से इस दंड व्यवस्था को स्थापित कर लेता है, वही प्रजाजनों के जीवन की रक्षा कर पाता है और प्रजाजनों के लिए शांति और सुरक्षा निश्चित कर पाता है। तो न्यायपालिका का कार्य है कानूनों को लागू करना, ताकि जो समाज में अव्यवस्था है उसको दूर किया जा सके, और जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते हैं उनके लिए उचित दंड की व्यवस्था की जा सके। और आप जान लीजिए कि मनु ने न्याय की निष्पक्षता पर सबसे अधिक बल दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि न्याय तभी जो है माना जाएगा जब वो निष्पक्ष हो, और राज्य शक्ति का औचित्य तभी है जबकि उसका पालन निष्पक्ष रीति से हो। तो भारतीय जीवन और दर्शन परंपरा में यमराज जो हैं उनको निष्पक्षता पूर्वक सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार के लिए जाना जाता है। तो इसी तरह मनु कहते हैं कि दंड का यथा योग्य प्रयोग करता हुआ शासक धर्म अर्थ और काम से युक्त होता है। इसके विपरीत जो विषयालिबासी होता है, क्रोधी होता है, ऐसा व्यक्ति जो है शासक, ऐसे व्यक्ति का शासन अच्छा या उचित नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, मनु ने विधि को शासक और शासित दोनों पर ही सर्वोच्चता की स्थिति की है। उसके अनुसार, मनु के अनुसार शासक पर विधि की सर्वोच्चता का विधान किया गया है, ताकि न्यायिक शक्ति को मर्यादित किया जा सके। जब न्यायिक शक्ति निष्पक्ष और इसका मर्यादित उपयोग होगा, यानी धर्म और विधि का पालन करते हुए निष्पक्ष व्यवहार होगा, तभी जो है न्याय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। मनु ने न्यायालय के गठन की भी बात कही है, और उनके द्वारा न्यायालय को धर्म सभा कहा गया है। धर्म सभा का अध्यक्ष राजा होता है। इसके अलावा राजा अपने कार्य धर्म सभा के सदस्यों यानी मंत्रियों के परामर्श से करता है, आप जान लीजिए। साथ ही साथ धर्म सभा के अलावा सहायक और छोटे न्यायालय भी होते हैं। धर्म सभा के सदस्यों के विविध रूप होते हैं। दोस्तों, न्याय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च है, लेकिन अकेले ही राजा के लिए सभी न्यायिक कार्यों का संपादन करना संभव नहीं। इसीलिए मनु राजा के द्वारा न्यायिक कार्यों का संपादन एक न्याय सभा के आधार पर किए जाने की बात करते हैं, जिसमें राजा ऐसे ब्राह्मणों और पार्षदों के साथ बैठे जो विधि के ज्ञान में पारंगत हों और न्यायिक शक्ति के प्रयोग के लिए दोष मुक्त परामर्श दे सकते हों। तो इसीलिए मनु ने न्यायाधीशों की भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं कि न्यायाधीश सबसे बड़ी चीज़ है। न्यायाधीश योग्य, सदाचारी, विद्वान, वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। उन्हें निष्पक्ष होकर न्याय देना चाहिए। शूद्र जो है वो न्यायाधीश नहीं बन सकते। मनुस्मृति में प्रमाणों को विशिष्ट महत्व दिया गया है, और आप जानते हैं प्रमाण मनुस्मृति के अनुसार दो प्रकार के हैं, मानुष और द्वितीय प्रमाण। मानुष प्रमाण में लिखित, युक्ति और साक्षी होते हैं। इस तरह न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाणों को देखने के बाद न्यायाधीश को निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए, और साक्ष्य के पूर्व शपथ का विधान रखा जाना चाहिए, और स्त्रियों के लिए स्त्रियों का साक्ष्य लिया जाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से बहुत ही विस्तार से मनु ने अपने कानून और न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है, जो कि राज्य संचालन में, शासन व्यवस्था के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे आते हैं मनु के समाज दर्शन के बारे में। दोस्तों, मनुस्मृति में राज्य दर्शन के अलावा
देखिए, सामाजिक व्यवस्था और समाज दर्शन जो कि समाज के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, इसका भी वर्णन बहुत जो है विशद रूप में किया गया है। मनु को केवल उनके राज दर्शन के आधार पर नहीं जाना जाता, बल्कि समाज दर्शन के उनके विचार महत्वपूर्ण हैं। जहां मनु ने राज दर्शन के माध्यम से राजाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं, राज्य के राजनीतिक क्रियाकलापों के संबंध में अवगत कराया है कि किस प्रकार से राजा और राज्य अपना वर्चस्व स्थापित करे, उसी तरह समाज दर्शन के माध्यम से मनु ने संगठित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्व आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। और मनुस्मृति में जो सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, वो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था हैं। और आप जान लीजिए, समाज दर्शन का मूल उद्देश्य संगठित समाज व्यवस्था की स्थापना करना है। मनु के समाज दर्शन का मूल उद्देश्य संगठित समाज व्यवस्था की स्थापना करना है। संगठित समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों को विकास के संपूर्ण अवसर मिलें और कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित हो। और जो मनु के द्वारा प्रतिपादित समाज व्यवस्था है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताएं और कार्य के अनुसार दायित्व सौंपे जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्लेटो, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक है प्लेटो, जब उसके बारे में आप बात करते हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी इसी तरह की बात है कि प्लेटो कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण की बात करता है कि उस व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो पूर्ण रूप से पारंगत हो और उसे अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मनुस्मृति में जो सामाजिक व्यवस्था है आपने जान लिया, उसके दो अंग हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। मनु ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर व्यक्तियों के कर्तव्यों का विवेचन किया है और मनुस्मृति में इस बात पे बल दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर जीवन के जो लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति और सिद्धि की जा सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं वर्ण और आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया गया है। जो ये 4 वर्ग हैं, इनको वर्ण का नाम दिया गया है, आप जान लीजिए। तो ये वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। और इन वर्णों के कर्तव्य भी इस सामाजिक व्यवस्था में वर्णों की स्थिति और इनके कर्तव्यों का जो है विवेचन किया गया है। जैसे अगर आप आसानी से देखें तो ब्राह्मण शिक्षा मंत्रणा, क्षत्रिय शासन और सुरक्षा, वैश्य व्यापार और उत्पादन और शूद्र सेवा के लिए जो है इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब आइए आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो जो आश्रम है उसमें आप जान लीजिए 4 प्रकार के आश्रमों की बात की गई है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसके बाद आश्रम व्यवस्था के। तो ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण जो वर्ण है उसमें आइए जानते हैं ब्राह्मण के बारे में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मनुस्मृति में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च पद पर है, या मनु के वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण श्रेष्ठ हैं, वे वेदों को धारण करने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण सर्वश्रेष्ठ हैं।
मनु ने ब्राह्मण वर्ग की सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है और उनसे अपने सम्मानित स्थान के रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा की है। वे वेदों के ज्ञाता हैं, उन्हें वेद सम्मत आचरण करना चाहिए, धर्म के रक्षक हैं और ज्ञान के भंडार हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि जो ब्राह्मण वेद सम्मत पवित्र व्यवहार नहीं करता है वो ब्राह्मण रही रहता है और वेद का फल नहीं प्राप्त करता है। दोस्तों, ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और लेना। और ब्राह्मण का कर्म क्या है? तो ब्राह्मण के कर्म के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और इनको पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना, लेना चाहिए। और आप जान लीजिए कि न केवल वेदों का अध्ययन करे बल्कि अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराए। उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है। दान में प्राप्त पदार्थों से स्वयं अपना और परिवारजनों का भरण पोषण करना है और दान देना भी है। और मनु ने ब्राह्मण के लिए धन संग्रह की प्रवृत्ति पर पूर्णतया रोक लगाया है। अब आइए क्षत्रिय के बारे में जानते हैं। क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषय में आसक्ति नहीं रखना है। इसमें सबसे प्रमुख दायित्व जो है वो शासन संचालन कार्य में भागीदारी करना, प्रजा की रक्षा करना, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वो व्यक्तियों को स्वधर्म की ओर उद्यत करे और क्षत्रियों को प्रजा रक्षण का कार्य सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में क्षत्रियों को उच्च स्थान दिया है, लेकिन साथ ही इस बात पर बल दिया है कि क्षत्रियों को भोग विषय में नहीं फंसना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे वर्ण वैश्य के बारे में जानते हैं। वैश्य का प्रमुख कार्य व्यापार और उत्पादन करना है और ये वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्तर पर है। राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना है। और इस प्रकार कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्य के कर्तव्यों में शामिल हैं और उसे धार्मिक अनुष्ठान और अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया है। तो याद रखिएगा, मनु ने आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का दायित्व जो है वो वैश्य को सौंपा है। इसका कार्य व्यापार, उत्पादन, पशुपालन और देश का आर्थिक विकास करवाना है। शूद्र पे आते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतिम स्तर पर शूद्र हैं, जिनका मुख्य दायित्व समाज के शेष तीन वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का अनिंदक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया है। मनु का कहना है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों के द्वारा की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना चाहिए। दोस्तों, मनु के सामाजिक व्यवस्था में शूद्र हैं, जैसे ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान, इसी तरह शूद्रों को निम्न स्थान मिला है और इनको वेद अध्ययन और शिक्षा का अधिकार नहीं है। वेदों का अध्ययन और शिक्षा प्राप्ति से इनको वंचित रखा गया है और उसके इन विचारों के कारण ही वर्तमान में मनुस्मृति और मनु के विचारों की कड़ी आलोचना की जाती है। उनके विचारों को असामयिक और अप्रासंगिक बताया जाता है। दलित वर्ग मनुस्मृति को जलाते भी हैं। आप जान लीजिए कि मनु जो सामाजिक व्यवस्था अपना रखते हैं उसमें 4 वर्णों को अलग अलग विशेषीकृत कार्य संपन्न करने का दायित्व देते हैं, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर भी मानते हैं। मनु के अनुसार इसमें से किसी एक वर्ण के बिना समाज व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं है और किसी वर्ण व्यवस्था को या किसी वर्ण को समाज में दी गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्तव्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर करता है। तो
यहाँ पर देखिए कि जो 4 वर्ण हैं उसमें उच्चता और निम्नता का आग्रह जो है मनु के सामाजिक व्यवस्था में है। मनु ने अपने समाज व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान, क्षत्रिय को द्वितीय स्थान और वैश्य को तृतीय तथा शूद्रों को सबसे निम्नतम स्थान दिया है। लेकिन इसका भी उन्होंने इस तरह से व्यवस्था किया है कि ये सभी वर्ण एक दूसरे पर आश्रित हैं, बिना एक दूसरे के या बिना एक दूसरे के सहयोग के आश्रितता से किसी का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान में मनुस्मृति की निंदा इसी आधार पर की जाती है कि वो एक वर्ग को श्रेष्ठ और एक दूसरे वर्ग को निम्नतर मानते हैं। अब आइए आश्रम व्यवस्था के बारे में, लास्ट में हम आश्रम व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो मनु के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना है। मनु के अनुसार आश्रम व्यवस्था और जीवन का लक्ष्य। और आप जान लीजिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन के विभिन्न जो भाग हैं उनको कालखंडों में विभाजित किया गया है। विभाजन में व्यक्ति की आयु के अनुसार आश्रम और दायित्वों का निर्धारण किया गया है। मनु ने मानव जीवन के या संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में प्रत्येक को 25-25 वर्ष में विभाजित किया है। तो मनु का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे और समाज के लिए सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इस उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है। इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था कहा गया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम बनाए गए हैं जीवन के समुचित या सुचारू रूप से संचालन के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष ये संयम का आश्रम है। इसमें अध्ययन और ब्रह्मचर्य के पालन पर जोर दिया जाता है। गृहस्थ 50 वर्ष की आयु तक, इसमें घर परिवार बच्चों का पालन पोषण शामिल है। वानप्रस्थ 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ आश्रम है। इसमें संपत्ति और मोह माया से मुक्त होने की बात की जाती है। और संन्यास आश्रम 100 वर्ष की आयु तक है, जिसमें देव, मातृ, पितृ ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की बात या मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाती है। तो इन चारों आश्रमों का जो उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का जो संचालन है वो अच्छे से कर पाए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है ये आश्रम व्यवस्था शिक्षा प्राप्ति और वेदों के अध्ययन का विधान है। संयम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इस काल में मतलब जन्म से 25 वर्ष के काल में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, मिथ्या भाषण से बचना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करें और सेवा भावी बने। ये ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य है। आप जान लीजिए ब्रह्मचर्य आश्रम केवल पुरुष के लिए है। दूसरा गृहस्थ आश्रम है। आप जान लीजिए गृहस्थ जीवन में परिवार के पालन पोषण को महत्ता दी गई है। एक गृहस्थ सभी गुणों में जो है सभी गुणों से संपन्न कन्या से विवाह करता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण और उनके शादी विवाह या उनके विवाह आदि की जो दायित्व है उसे उसको पूरा करना चाहिए। और आप जान लीजिए गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन के चारों आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं और अन्य तीनों आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा किया जाता है। इसी कारण ये आश्रम व्यवस्था का मूल आधार है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का जो लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि है और इसके लिए व्यक्ति परिवार के पालन पोषण और अर्थ की उपार्जन की स्थिति को अपनाएगा और
इसमें कुछ चीज़ों पे जो है गृहस्थ के लिए गाने बजाने, काम में अधिक आसक्ति अथवा धन संचय के लिए जो निम्न कार्य हैं, पतित कार्य हैं, उनको अपनाने का निषेध किया है। और स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला माना गया है। अब आइए तीसरे आश्रम वानप्रस्थ आश्रम पर आते हैं। दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थ आश्रम स्वाध्याय के लिए समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। वानप्रस्थ जो है ये चिंतन मनन का काल है। और आप जान लीजिए कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले वन गमन करना चाहिए। उसे अब मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति का भाव अपनाना चाहिए। सबके प्रति मित्र भाव और दया भाव रखना चाहिए। चौथा जो संन्यास आश्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संन्यास आश्रम जो है, इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को सभी ऋणों यानी देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से अवश्य मुक्त हो जाना चाहिए। जीवन का ये अंतिम चतुर्थांश 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का कहना है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को 3 ऋणों से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वो नरकगामी होता है। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस तरह से मनु ने मनुष्य की आयु के 100 वर्ष निर्धारित किया है और उसका मानना है कि यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करें और प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वो निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। प्राचीन काल में इसीलिए लोग दीर्घायु होते थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मनु के दंड, कानून और न्याय व्यवस्था तथा वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था संबंधी विचार जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप जो है इस अध्याय में शामिल जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। एक बार आप दोहरा लेंगे, थोड़ा थोड़ा शार्ट नोट्स बना लेंगे तो परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मनु के न्याय और कानून व्यवस्था संबंधी विचार क्या हैं, मनु के सामाजिक संरचना या जो सामाजिक जीवन है उसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का क्या योगदान है या उनके बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।